नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी का। तो आज हम लोग एनसीईआरटी से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्पेशली किसकी, हिस्ट्री की, तो उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो वरना लंबी हो जाती है यार। तो देखो, अल ब्रूनी जो है 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था। इब्न बतूता का संबंध कौन सी शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, और मोरक्को से। और फ्रांसीसी यात्री कौन, फ्रांसवा बर्नियर, वो उसका संबंध कहाँ से है, फ्रांस से है। और इसका संबंध है 17वीं शताब्दी से। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अरबी भाषा में लिखी गई है क्या अलब्रूनी की किताब, कौन सी, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में, किसके द्वारा, अलब्रूनी के द्वारा। ठीक है, ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज और प्रथाओं तथा सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, माप यंत्र, विज्ञान आदि विषयों के बारे में इसमें 80 अध्यायों में, 80 भागों में ये किताब लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाइए। इब्न बतूता, जिसने अरबी भाषा में एक यात्रा वृतांत लिखा, जिसे क्या कहते हैं, रिहला। क्या कहते हैं, रिहला। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। किताबुल हिंद किसने लिखी थी, अल ब्रूनी ने, अरबी भाषा के अंतर्गत, और इब्न बतूता ने रिहला लिखी थी अरबी भाषा में। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां इब्न बतूता अपने किताब, अपने यात्रा वृतांत रिहला के माध्यम से देता है। मोरक्को के इस यात्री का, मोरक्को का ये था कौन, इब्न बतूता। इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून उसे क्या बोलते हैं, सरिया, पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ। एक फेमस फैमिली में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, हमें याद सिर्फ ये रखना है कि इब्न बतूता ने रिहला लिखी थी। ये एक यात्रा वृतांत था जिसने भारत की जो सांस्कृतिक, जो कल्चरल, और जो सोसाइटी, सामाजिक स्तर पर जो जिस तरह का जीवन है, उसको उस पर उसने यात्रा वृतांत अपना लिखा। ठीक है, तो ये हो गया है पहली। बर्नियर का ग्रंथ, जो फ्रांसवा बर्नियर साहब जो है, उनका ग्रंथ का नाम क्या था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। में इन्होंने क्या किया, बहुत ही गहराई से उन्होंने लिखा, और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए इनका ये जो ग्रंथ है वो माना जाता है। मुगलों के बारे में क्या किया, कैसे क्या सब चल रहा था, किस तरह से वो राज कर रहे थे, सोसाइटी किस तरह से वर्क कर रही थी, उस सब के बारे में इन्होंने लिखा। बस आपको ध्यान रखना है कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर जो है वो है फ्रांसवा बर्नियर का ग्रंथ। इसके बाद में देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि मणिकव चकार की 12वीं शताब्दी में कांस्य की मूर्ति। तो आपको याद रखना है कि जो मणिकव चकार जो है, उनकी मूर्ति किसकी बनी हुई है, कांस्य की मूर्ति बनी हुई है। और ये भगवान शिव के क्या थे, अनुयायी थे। तो ये शैव संप्रदाय को फॉलो करने वाले थे, न कि वैष्णव संप्रदाय को। तमिल भाषा में, ठीक है, तो तमिल भाषा में भक्ति गान की रचना करते थे। तो ठीक है, इतना भी हो गया आपका। इसके बाद में आ जाइए आगे दूसरे स्तर पर। धर्म के इतिहासकार जो क्या है कि भक्ति परंपरा जो दो भागों में बंटी हुई, एक तो होता है सद्गुण, एक होता है निर्गुण। ठीक है, अब सद्गुण और निर्गुण का आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो पहला वर्ग जो है, उसमें भगवान शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और देवियों की आराधना आती है, जिसमें मूर्ति रूप में अवधारणा हुई। सगुण जो भक्ति परंपरा है, उसमें क्या होता है, मूर्ति की पूजा होती है, भगवान शिव, भगवान विष्णु, उनके अवतार, देवी देवताओं की। ठीक है, निर्गुण जो भक्ति परंपरा है, उसमें क्या होता है कि अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, मूर्ति पूजा में उनका यकीन नहीं होता है। ठीक है, वो शिक्षाओं में, अमूर्त चीजों में ये ज्यादा यकीन करते हैं। और अमूर्त और अमूर्त में यही होता है कि मूर्त चीज को हम छू करके महसूस कर सकते हैं, अमूर्त चीजें सिर्फ अपने आंतरिक स्तर पर महसूस की जाती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए आगे। जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो है वो लगभग 6वीं शताब्दी में अल्वारो जो कौन है, जो भगवान विष्णु की भक्ति में जो लीन रहते थे। और इसके अलावा जो नैनार जो है वो कौन थे, भगवान शिव की भक्ति करते थे। नैनार जो है वो भगवान शिव की भक्ति करते थे, और जो अल्लावार है वो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे, और तमिल में, स्पेशली तमिल में, अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। तो ठीक है, याद रखना कि जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन हुए थे वो 6वीं शताब्दी में शुरू हो गए थे। अलावार और नैनार, अलावार भगवान विष्णु के को मानने वाले थे, उनका उनका ध्यान अर्चना पूजा करने वाले थे, और नैनार जो है वो भगवान शिव की भक्ति करते थे। तमिल से इनका संबंध है। ठीक है, अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल भी घोषित कर दिया। इन्हीं स्थानों पर क्या किया, बाद में बड़े बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, और वे तीर्थ स्थल माने गए। ठीक है, मंदिरों में अनुष्ठान हुआ, मूर्तियों की पूजा हुई, उनके इसके बाद जो महान संत जो लोग थे, उनकी भी प्रतिमाओं की भी पूजा की जाने लगी। इसके बाद में आगे आ जाइए। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इन परंपराओं को सम्मानित किया गया। ठीक है, जो अलावार और जो नैनार की जो रचनाएं थी,
उनको वेदों की जितना महत्वपूर्ण मानकर उनका उनकी भी जो परंपराएं थी उनको सम्मानित किया गया। उदाहरण के लिए जैसे अलवार संतों का जो मुख्य काव्य संकलन जो है, क्या नाम है इसका? नल्ल ईरा। नल्ल ईरा दिव्य प्रबंधम। नल्ल ईरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, तो किन की है? अलवारों की है। का वर्णन जो है तमिल वेद के रूप में किया जाता है, तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस ग्रंथ का जो महत्व है वो संस्कृत के चारों वेदों जितना ही बताया गया है, जो कि ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। तो ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अलवार और जो नैनार संत जो जिन्होंने जो रचनाएं रची, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट मानेंगे जितने हिंदू दर्शन में वेदों को माना जाता है। ठीक है, जैसे अल्लाहवार हो गए तो उनका जो एक मुख्य काव्य संकलन था, याद रखना काव्य संकलन है, क्या नाम था? नल्लयीरा दिव्य प्रबंधम जो है, इसे वेदों मतलब तमिल वेद के रूप में इसे माना गया था। ठीक है, भक्ति साहित्य का संकलन 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन तैयार किया गया। ठीक है, तो 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन तैयार कर दिया गया, जिसका नाम जो कि नल्लयीरा दिव्य प्रबंधम। नल नल्लयीरा दिव्य प्रबंधम। 4052 रचनाएं इसमें थी। नल्लयीरा दिव्य प्रबंधम में कितनी थी? 4052 रचनाएं थी। और ठीक है, 10वीं शताब्दी में ही अपार समबंधर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई। जिसे कविताओं का संगीत के आधार पर जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्णन हुआ। तो 10वीं शताब्दी में क्या था? अपार सबंदर और सुंदरार की कविता जो तवरम नामक संकलन में रखी गई थी। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इसके बाद में चिदम्बरम तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के जो विशाल मंदिर है, चिदम्बरम तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के जो विशाल मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। तो चोल सम्राट इसी चीज के लिए जाते थे कि ये विशाल मंदिरों मंदिरों को बनाने में इनका ज्यादा यकीन था। ठीक है, बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाते थे ये लोग। इसी काल में कांस्य में ढाली गई भगवान शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण किया। स्पष्ट है कि नैनार संतों का जो दर्शन जो शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। तो जो नैनार संत जो थे उनका जो दर्शन था इन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। किन सम्राटों ने जो यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, तमिल भाषा में तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों से प्रचलित किया। इन्होंने अपने भोजन का संकलन एक ग्रंथ तवरम। ठीक है, तो पहले अब बात हो चुकी, तवरम क्या है? भजनों का के संकलन का एक ग्रंथ है। और 1945 ईस्वी के अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट जो परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार सबंदरम और सुंदरार की कवि जो धातु प्रतिमाएं हैं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। ठीक है, तो याद रख लो आप नाम। परांतक प्रथम जो था उसने क्या किया? जो संत कवि कौन थे? अब देखो, कवि का नाम याद रखना है, अपार सबंदर और सुंदरार। ये दोनों क्या थे? कवि थे। इसके बाद में आगे आ जाइए। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया? बसवन्ना। बसवन्ना साहब इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में मोदी जी ने इनके प्रतिमा का उदाहरण वो इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। बसवन्ना 1106 से 1168 तक एक ब्राह्मण थे ये। बसवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानते थे और चालुक्य राजा। ठीक है, तो संबंध इनका किससे? चालुक्य, उस समय कौन थे? चालुक्य राजा के दरबार में कौन क्या थे? ये मंत्री थे। इसके अनुयायी वीर शिव, शिव के जो वीर हैं, और लिंगायत, लिंग को धारण करने वाले कहलाए। ठीक है, इसके अनुयायी क्या कहलाए? शिव के वीर और लिंगायत। लिंगायत वैसे भी यूपीएससी पूछ चुका है, थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, तो उस हिसाब से देख लेना। क्योंकि अब देखो सीन क्या है कि चर्चा में बसवन्ना भी है, ठीक है, और लिंगायत भी यूपीएससी पहले पूछ चुकी है। तो पीवाईक्यू को बसवन्ना से जोड़ करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। आज भी लिंगायत समुदाय का क्षेत्र में महत्व है। वे भगवान शिव की आराधना वो लिंग के रूप में करते हैं। ठीक है, अब उल्मा क्या है? उल्मा आलिम वर्ड है, उसका बहुवचन है उल्मा। उल्मा इस्लाम के धर्मगाता कहलाते हैं। ठीक है, जो इस्लाम के जो धर्मगाता है उन्हें क्या कहते हैं? उल्मा। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारियां निभाते थे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इसी संदर्भ में अब जैसे हमने उल्मा पढ़ा, तो क्या है कि जिमी, जिमी जो है जिसकी उत्पत्ति अरबी शब्द जिमा से वे अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिमी यानी संरक्षित श्रेणी। जिमी वे लोग थे जो उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे। ठीक है, धर्म ग्रंथों को मानने वाले लोग कहलाते थे जिमी कहलाते। जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, ये लोग जजिया नामक कर चुका कर मुस्लिम शासकों द्वारा संरक्षण किए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल किया गया, हिंदुओं पर भी जजिया कर लगा ही था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ भी सकते हो। मात्र गृहीता वह परिपाटी है जहां स्त्री विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ठीक है, तो मात्र गृहीता थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सा लग रहा है कि भाई एक लड़की ही क्यों जाए ससुराल, लड़का भी तो आकर के ससुराल रह सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हो। मात्र गृहीता वह परिपाटी जिसमें स्त्री विवाह के बाद क्या अपने मायके में संतान के साथ रहती है, पति उनके साथ आकर के रह सकता है।
इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब, मेहराब यानी प्रार्थना का आला, मेहराब यानी प्रार्थना का आला, और मिनबार यानी व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में मिलती है। तो इतना वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आप बस ये वर्ड याद रखोगे, मैंने इसीलिए इसको लिखा है कि मेहराब और मिनबार। तो मेहराब होता है प्रार्थना का आला, और मिनबार जो होता है वो होता है व्यासपीठ। तो ये इसलिए कि यूपीएससी पूछ लेती है कि ये वाला इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वली बहुवचन ओलिया, ठीक है। अच्छा, वली का बहुवचन ओलिया है, मैं यहाँ पे शायद उल्टा बोल गया था थोड़ा पहले, उल्मा जो था, तो उल्मा है, नहीं ठीक था, आलिम का ही बहुवचन है उल्मा, ठीक है, नहीं नहीं सही बोला था। तो वली उसका बहुवचन क्या है, ओलिया, अर्थात ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था, और उनसे मिली बरकत से करामातें करने की उसमें शक्ति थी। मतलब जो करामाती, लाइक अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना, कि देखिए मैंने ये इस तरह से किसी का रोग ठीक कर दिया, किसी का, लाइक, है ना, आशीर्वाद देने वाली जो भावना होती है, वैसा कुछ। तो वली जो है वो क्या, ईश्वर के नजदीक, ईश्वर का मित्र मानते थे खुद को, सूफी होते थे, और अल्लाह के नजदीक होने का ये दावा करते थे, और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति ये से रखते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जहां आरा के द्वारा रचित, जहां आरा ने क्या लिखी थी, मीनू दिन चिश्ती की इन्होंने जीवनी लिखी थी, इसका नाम है मुनिस अल अखा है, यानी आत्मा का विश्वस्त। तो आपको याद रखना है कि जहां आरा का संबंध किससे है, मुनिस अल अखा है, मोनिश अल अखा है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, जहां आरा मतलब पूछी जा सकती है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अपना चैनल, टेलीग्राम का चैनल है, आप इस पर क्लिक करोगे, जब पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, मैं लिंक डाल दूंगा वैसे तो, पर आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो, यूपीएससी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल है, 13,000 से ज्यादा उसमें सब्सक्राइबर है अभी। तो आप यहाँ यहाँ मतलब क्लिक करके इसको आगे भेज सकते हो दोस्तों को, वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये यूट्यूब चैनल है, तो आप यूट्यूब चैनल भी जो देख ही रहे हो यूट्यूब पे, तो ऑब्वियस है, बट आप इसको भेज भी सकते हो। बताने का मतलब ये है कि टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पे फ्रिक्वेंटली बहुत काम का कंटेंट लगातार हम लोग अपलोड करते रहते हैं, तो ठीक है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी, उन्होंने क्या लिखी थी, पद्मावत लिखी थी, और पद्मावत में पद्मिनी और जो चित्तौड़ के राजा रतन सेन की जो प्रेम कथा के आसपास घूमती है, उसी समय कौन आए थे, अलाउद्दीन खिलजी आए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे या पद्मिनी उनको देखना है, क्योंकि उनके तो सामने तारीफ ही इतनी कर दी गई थी। तो मलिक मोहम्मद मोहम्मद जायसी जो, उन्होंने लिखी थी पद्मावत। देखिए, अमीर खुसरो जो जो 1253 से 1323 तक इनका समय काल रहता है, महान कवि थे, संगीतज्ञ थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के ये क्या थे, अनुयायी थे। इन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समय को एक विशिष्ट आकार दिया। तो याद रखो कि ये किसके कंटेम्परेरी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के ये अनुयायी थे। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है। यह दरबार चिश्ती और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक था। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखोगे कि अकबर की राजधानी कौन सी थी, फतेहपुर सीकरी थी, और वहीं पे बाबा फरीद का वंशज कौन था, शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है, फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है। कबीर की बानी तीन विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। अब कबीर जो है उन्होंने क्या लिखा था, बीजक, कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर जो संरक्षित है। पर आप सिर्फ इतना याद रखो कि कबीर का संबंध किससे है, बीजक से है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से भी है, आप ये भी याद रखो, कबीर जो है उसका संबंध किससे है, दादू पंथियों से भी है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बाद में याद किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके द्वारा संग्रह को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। तो इतना सब इसमें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे कबीर जो है उसका किस किस से संबंध है, बीजक से संबंध है। वाराणसी तीन लोकेशन होगी, और यूपी के कुछ अन्य स्थान, और राजस्थान में दादू पंथ जो है उनका संबंध किससे, कबीर ग्रंथावली से भी जुड़े हुए वो। मीराबाई जो है वो राजस्थान से 15वीं शताब्दी इनका समय काल रहा, तो भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री मानी जाती है। और मीराबाई जो मारवाड़ के जो मेड़ता यानी नागौर में है, ये नागौर जिले की राजपूत राजकुमारी थी। मेवाड़ घराने में इनकी शादी हुई थी, और इनकी इच्छा केवल शादी हुई थी, मेवाड़ का जो सिसोदिया कुल जो है, उसमें शादी कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे, जो मुल्फुजात है, सूफी संतों की बातचीत को क्या बोलते हैं, मुल्फुजात। मुल्फुजात एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद उल फुआद है।
ठीक है। फवाइद उल फवाद है, जिससे यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन फारसी कवि अमीर हसन सिजवी दहलवी ने किया। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, मुलफुजात। मुलफुजात सूफी संतों की जो बातचीत है उसको मुलफुजात बोलते हैं। उसी में क्या है, फवाइद उल फुआद एक ग्रंथ है। ये क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, और कौन सी भाषा में है, फारसी भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया, फारसी कवि अमीर हसन सिजी देहलवी। ठीक है, अमीर हसन सिजी देहलवी। तज़किरा जो है सूफी सूफी संतों की जीवनियों का संग्रह है। क्या है, तज़किरा। तज़किरा क्या है, तज़किरा, इंपॉर्टेंट, तज़किरा। इसके बाद में देखिए मकतूबात, लिखे हुए पत्र। तो जो लेटर्स हैं वो है मकतूबात, और सूफी संतों की जो जीवनियों का संग्रह है वो है तज़किरा। इसके बाद में आ जाइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है ये कि जो 1283 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, और उसी समय कौन थे, राजस्थान में कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में थे बहादुद्दीन जकरिया, और इसके बाद में वो सुहरावर्दी और वो सब थे ना, वो सब साथ में चल रहे थे ऐसे। तो फरीदुबादी संस्कर, और दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार। आप रिपोर्टर रखोगे कि महाराष्ट्र में ज्ञानदेव थे, उसी समय राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और पंजाब में बहादुद्दीन जकरिया। फिर 1300 से 14 ईस्वी आई। 1300 से 14 ईस्वी में आप ज्यादा इसमें याद करने वाला है नहीं, तो आप छोड़ भी सकते हो। 1400 से 15 में देखिए, 1400 से 15 ईस्वी में देखिए कि उत्तर प्रदेश में कबीर दास और सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, ठीक है, और गुजरात में वल्लभाचार्य। ये सारे यहाँ महान महान लोग अभी यहाँ इस एरा में थे। असम में देखिए शंकरदेव जी असम में थे, और महाराष्ट्र में तुकाराम जी। तो तुकाराम जी पे सवाल आ चुका है, शंकरदेव जी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की दृष्टि से, कबीर और रदास तो यूपीएससी पूछती रहती है। पंजाब में बाबा गुरु नानक, और गुजरात में कौन है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए 15वीं से 16वीं ईस्वी में बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुदस गंगोही, और मलिक मोहम्मद जैसी और तुलसीदास। तो याद रखिए आप यहाँ पे कौन से, तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जैसी, और असम में मीराबाई, और बंगाल में चैतन्य। इसके बाद में देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी में हरियाणा में कौन, शेख अहमद सर हिंदी, और पंजाब में मियां मीर। बट ठीक है, तो आप ये वाला जो सेक्शन है ना यहाँ पे, ये वाला, इस वाले सेक्शन को आप अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ओके, अब आगे आ जाइए। मैं कोशिश करूंगा इस पूरी वीडियो को खत्म करने की, बट देखते हैं। तो हम्पी की जो भगनवाशेष 1800 ईस्वी में, ठीक है, तो याद रखोगे कब, हम्पी 1800 ईस्वी में एक इंजीनियर थे, क्या नाम था उनका, कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा खोज की गई थी। मैकेंजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय कार्यरत थे। उनके द्वारा शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी की पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। ठीक है, यहाँ पे ये सेक्शन इंपोर्टेंट हो जाता है। हम्पी और कलिन मैकेंजी, और 18वीं ईस्वी ईस्वी का जो समय है उस हिसाब से ये इंपोर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद में देखिए कि शासक और व्यापारी की अगर बात करें, तो इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित थी। इस काल में ये अ, मेरे ख्याल से बात हो रही है 14वीं शताब्दी की। ठीक है, 14वीं शताब्दी के आसपास की बात हो रही है। तो इसमें अच्छा, मैंने ये इसलिए लिखा है कि बाकी सब तो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पीडीएफ इसलिए ली गई है कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना, व्यापारियों का जो स्थानीय समूह है, जैसे कुदरई चट्टी या घोड़ों के व्यापारी कहा जाता है। तो आप ये कीवर्ड यहाँ पे याद रखोगे, व्यापारियों का समूह है, जिसे क्या कहते थे, कुदिरई चट्टी या अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय मसाला वस्त्र और रत्नों के आभूषण के लिए प्रसिद्ध था। तो आप ये भी याद रखो, कल को आ जाए कि क्या विजयनगर मसाला वस्त्र और रत्नों के लिए प्रसिद्ध था, तो हाँ बिल्कुल प्रसिद्ध था, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ की समृद्ध जनता जो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्न और क्या बोलते हैं आपको, आभूषणों के लिए डिमांड करती थी यहाँ की जनता। ठीक है, तो बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम हो चुका है पहले कि अकबर जो है उनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी है, वहां पे बाबा फरीद वंशज थे। सिलिक सिंह चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में। ये भी हो चुका है, मुझे लगता है कुछ पेजेस जो थे वापस डबल डबल ऐड हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे विजयनगर के जो शासक है कृष्ण देव राय, शासनकाल उनका 1509 से 1529 तक रहा था, और उन्होंने किताब लिखी थी तेलुगु भाषा में, अमुक्त अमुक्त मल्यद, तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्यद। किसने लिखी थी, कृष्ण देव राय ने। कहाँ के ये शासक थे, विजयनगर के थे। इनका काल क्या था, 1509 से 1529 तक। तेलुगु भाषा में इन्होंने एक कृति लिखी, अमुक्त माल्यद। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में
अब याद रखोगी 1565 विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में कौन सा युद्ध हुआ? राक्षसी तांगड़ी जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, उस युद्ध में ये उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली, या हार गए थे। ठीक है, विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा और कुछ ही वर्षों के भीतर यह पूरा शहर, इतना महान शहर जो विजयनगर था, बर्बाद कर दिया उसको। अब साम्राज्य का केंद्र जो है पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। अराविदु राजवंश के जो पेनुकोंडा थे, राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी जो तिरुपति जी के समीप है वहां पे शासन किया। अब आ जाइए आगे। इसमें कुछ जगह है, ठीक है, तो अपन लाइक यहाँ पे हो गया ना पूरा, लाइक ये इंडिया का साउथ हो गया ये वाला, इस तरह से। तो इसको देखें अपन, तो कुछ कुछ नाम है, उनकी लोकेशन देख लेते हैं अपन, जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब मैं नीचे से इसको शुरू करता हूँ। ठीक है, श्रीलंका वगैरह हो गया यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, अभी हिंद महासागर से ऊपर देखते हैं। तो देखिए मदुरई जो है सबसे नीचे यहाँ पर है, मदुरई। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए, मैसूर यहाँ पर है इस साइड में, चिदम्बरम ये रहा। इसके बाद में कांचीपुरम इस साइड में। तो मैपिंग में दिक्कत ना हो कभी आपको, एग्जैक्ट आप सोच सको कि अच्छा कांचीपुरम इधर है, ठीक है, चिदम्बरम इधर है, मदुरई इधर है, मैसूर इधर है। इसके बाद में देखिए चित्रदुर्ग बिल्कुल बीच में कर्नाटका के अंतर्गत है, ये पेन्नार हो गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हम ऊपर आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं, तो अभी तक देखिए ये विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे हो गया। तुंगभद्रा नदी, कृष्णा यहाँ पे हो गई। ठीक है, इसके बाद में देखो कृष्णा के ठीक ऊपर कौन है, बीजापुर। ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा से ठीक थोड़ी ऊपर कौन है, गुलबर्गा, भीमा, गोलकुंडा। इसके बाद में देखिए वारंगल यहाँ पे। तो इस तरह से ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, उनको देख लिया हम लोगों ने। अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है, लाइक बीजापुर इंपॉर्टेंट है, विजयनगर, तुंगभद्रा नदी, और चित्रदुर्ग, मैसूर, मदुरई और कांचीपुरम के साथ चिदम्बरम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। राय और नायक। तो अ, विजयनगर साम्राज्य की सारी बातें हो रही है। ठीक है, तो क्या है कि साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो प्राय किले का नियंत्रण करने करते थे। सेना प्रमुख किले के ऊपर नियंत्रण रखते थे, जिनके पास सशक्त समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे। कई बार बसने के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक बोलते थे, और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। ठीक है, तो प्रॉपर जो कंट्रोल रखते थे वो नायक कहलाते थे, और तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। इन नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण कर दिया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे। इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से वश में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ठीक है, अमरनायक प्रणाली जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, और ये किससे प्रेरित लगती है, जो इक्ता प्रणाली जो थी सल्तनत की, उससे यह है प्रेरित हो है। किस सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत में इक्ता जो प्रणाली थी उससे प्रभावित लगती है। कौन सी प्रणाली, अमरनायक प्रणाली, जो कहाँ की है, विजयनगर साम्राज्य की। इसके बाद में देखिए कि कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और उसके बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ पे कुछ नाम है, अपन वो नाम देख लेते हैं। तो इनमें जो सबसे उल्लेखनीय नाम है उनकी अगर बात करें, तो निकोलो दे कांति नामक, यह इटली का व्यापारी। अब्दुल रज्जाक, फरास के राजा का दूत। अफानासी निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहरों की यात्रा की। और दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस, और पुर्तगाल का फरनावा नूनीज। नूनीज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है भाई, पूछ चुकी है। दुआर्ता बारबोसा पे पूछ चुकी है, रजाक पे पूछ चुकी है, निकोला दे कांते पे पूछ चुकी है। तो यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाती है। और दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस और पुर्तगाल का फरनावा नूनीज जो है, ये सभी 16वीं शताब्दी में आए थे। तो ये तीनों कब ये वाले कब आए थे, 16वीं शताब्दी में आए थे, और ये कब आए थे, 15वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का जो संरक्षण है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक एक संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता मिली। यहाँ पे सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे आ जाइए, तो 1213 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 ईस्वी में। इसके बाद में देखिए उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना, उड़ीसा का गजपति राज्य 1435। इसके बाद में देखिए आगे आइए कि गुजरात और मालवा सल्तनतों की स्थापना भी 1400 से 15 ईस्वी के बीच में हुई थी। अहमदनगर, बीजापुर और बेरार सल्तनतों का युद्ध कब हुआ था, 1490 में। पुर्तगाली जो थे उन्होंने गोवा पर विजय कब प्राप्त की, 1510 ईस्वी में। और इसके बाद में बहमनी राज्य का विनाश हो गया था, और गोलकुंडा की सल्तनत का उदय हुआ था 1518 में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1526 में। अब देखिए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये वाला
पूरा का पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना हुई थी लगभग 1336 ईस्वी में। और इसी के साथ बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 में। ये कौन सा बहमनी राज्य है? ये वही बहमनी राज्य है जो 1500-1600 ईस्वी में, 1500 की स्टार्टिंग में बहमनी राज्य का विनाश हो गया था, जो बना कब था? 1347 ईस्वी में। तो 1447 और इसके बाद में लगभग पौने 200 सालों के आसपास तक इसने सर्वाइव किया। उड़ीसा का जो गजपति राज्य है वो 1435 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और अहमदनगर, बीजापुर और बेरार सल्तनत का उदय 1490 ईस्वी में हुआ। पुर्तगालियों द्वारा विजय, गोवा पर विजय कब प्राप्त की गई? 1510 ईस्वी में। और गोलकुंडा की सल्तनत का उदय हुआ 1518 ईस्वी में। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि बाबर का जो मुगल साम्राज्य के द्वारा जो मुगल साम्राज्य स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। पूरा सेक्शन इंपोर्टेंट है, ये वाला पूरा का पूरा इंपोर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। देन आगे आइए, आईने अकबरी। आईने अकबरी को लिखा था किसने? अकबर का जो दरबारी कवि था अबुल फजल ने लिखा था। खेत की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करोगी उगाई करने के लिए राज्य की ग्रामीण सत्तापेशों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्ते के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका जो लेखा जोखा है इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। किसमें किया गया है? आईने अकबरी में किया गया है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी थी। लिखी है। किसका दरबारी था? अकबर का दरबारी था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके बाद में आगे आ जाइए, और आगे आएंगे आप, जैसे ही आएंगे तो देखेंगे गांव में मुद्रा। देखिए 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी यात्री जहाँ बेपिस्ट तेवर्नियर जो है, जहाँ बेपिस्ट तेवर्नियर जो है, को यह बात उल्लेखनीय लगी थी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, तो मुद्रा की हेर फेर करने वाले क्या कहलाते थे? सराफ। कहते थे नए हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते थे। एक बैंकर की तरह सराफ क्या करते? हवाला भुगतान करते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते थे, और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। तो पैसे की जो कीमत है उसमें हेर फेर कौन करते थे? सराफ करते थे। सराफ याद रखोगे आप, सराफ। परगना जो है, परगना क्या है? मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ठीक है। अकबर के शासन में भूमि का वर्णन की अगर बात की जाए, तो पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो पोलज में जमीन को कभी खाली नहीं छोड़ा जाएगा। प्रोति वह जमीन है जिसमें कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। तो पोलज में तो कभी खेती नहीं रोकी जाती थी, लेकिन प्रोति में क्या है कि खेती थोड़ी देर टाइम के लिए रोक दी जाती थी। चच्चर वह जमीन है जो 3-4 साल के लिए खाली रखते थे हम। ठीक है, ये लोग खाली रखते थे। ठीक है, तो चच्चर चार आप इसको याद रखो, चच्चर और क्या है? 4 वर्ष तक इसको, 3 से 4 वर्ष तक इसको खाली रखते थे। जबकि प्रोती जो है उसे कुछ समय के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि जो है फिर से उपजाऊ हो जाए भूमि। और बंजर वह जमीन है जिसे 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। ठीक है, बंजर भूमि वह होगी जो 5 या उससे ज्यादा सालों तक खेती की नहीं गई हो। इसमें पहले प्रकार की इसमें 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं: अच्छी, मध्यम और खराब वे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप याद रखो पोलस, पोलस याद रखोगे, आप प्रोती याद रखोगे, चच्चर और बंजर याद रखोगे। तो चच्चर 3 4 इस तरह से याद रखोगे, यानी चच्चर 4 साल तक खाली छोड़ी जाती है। बंजर 5 या उससे ज्यादा साल तक खाली छोड़ी जाती थी। प्रोती जो है उसे कुछ समय के लिए छोड़ी जाती थी, उसके बाद में फिर उस पर उगाई होती थी। पोलस भूमि जो है वो कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती थी। इसके बाद में देखिए सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के लिए क्या है कि आइन हमें सूबों की जानकारी के बारे में बताता है। तो ये सूचना हम देखते हैं क्या है। देखिए जो परगनात या महल है, इसके 8 मतलब खाने हैं: किला, अराजी या जमीन पाइमुद मापे गए जो इलाके हैं, नकदी यानी राजस्व है, सुयूरगल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सुयूरगल इंपॉर्टेंट है, दान में दिया गया जो राजस्व अनुदान जो है, सुयूरगल दान में दिया गया जो अनुदान है उसे क्या कहते हैं? सुयूरगल। इसके बाद में देखिए जमींदार खाने, 7 और 8 में जमींदारों की जातियां। ठीक है, 6 में कौन था? जमींदार। 7 और 8 में जमींदारों की जातियां हैं। ठीक है, उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, प्यादा, हाथी, हाथी हाथी क्या बोलते हैं? फील। ठीक है, जो हाथी के साथ जो मजदूर चलते हैं उन्हें बोलते हैं फील। सहित उनके फौज की जानकारी इसमें दी गई। मुल्क आबादी उत्तर भारत की कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और पांचवी किताबें चौथी और पांचवी किताबें दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के ताल्लुक रखती है। तो इनके आखिर में अकबर के सुवचनों का एक संग्रह है भी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का फुल्का नाम याद रखना। जैसे कि सुयूरगल जो है, जिस दान में दी गई भूमि को क्या बोलते हैं? सुयूरगल बोलते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। बस थोड़ा सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा हौसला बना के रखो, हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट कालखंड है, देखिए 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की युद्ध में हराकर बाद जो बाबर है वो क्या बन गया था? यहाँ पे राजा बन गया था।
बादशाह बन गया था, मुगल बादशाह। 1530 से 40 में हुमायूं के शासन का पहला चरण आया। उसके बाद में 1540 से 55 के बीच शेर शाह से हारकर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। 1555-56 में हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल करता है। 1556 से 1605 तक अकबर आ गए थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1556 से 1605 अकबर, 1605 से 1627 जहांगीर। आप इसको कैसे याद रखोगे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, BHA JSA, BHA JSA। ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासन कहलाता है। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन कहलाता है। तो याद रखोगे आप, 1556 अकबर, 1605 जहांगीर, 1628 शाहजहां और 1658 औरंगजेब। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है 1739 में। 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को परास्त हरा देता है उनको। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार जो है, बंगाल के जो दीवानी का अधिकार है जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं 1765 में। और 1857, अच्छा क्या हुआ था ऐसा, चलो इंपॉर्टेंट है आपका ये होमवर्क है कि 1765 से ठीक थोड़ा पहले ऐसा क्या हो गया था कि बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने पड़े। 1857 में क्या होता है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला देकर उन्हें रंगून यानी यंगून म्यांमार में भेज देते हैं। जलालुद्दीन अकबर जो है उसका समय काल क्या है, 1556 से 1605 से इसका समय काल है जलालुद्दीन अकबर का। देखिए अकबर के बाद में जहांगीर आया। अकबर के बाद में जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां ने 1628 से 58 तक और औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया। ठीक है। तो अकबर साहब कब आए थे, अभी भी पढ़ा था, अकबर कब आए थे, 1556 से 1605। 1556 से 1605, क्या 1556 से 1605। इसके बाद में अकबरनामा, जिसे मुगल इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। तो अकबरनामा किस में लिखा गया, फारसी भाषा में लिखा गया है। जैसे बाबर का जो सम्मेलन है वो बाबरनामा कहते हैं, उसे तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया गया है। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में भाषा में अनुवाद किया था। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत का जो अनुवाद है रजमनामा बोलते हैं उसके हैं। ठीक है, रजमनामा। इसके बाद में आगा जी, क्या है कि अकबर ने 3 जिल्दों में विभाजित अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहले 2 इतिहास है, जबकि तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। ठीक है। अकबरनामा का एक भाग क्या है, आईने अकबरी है। लिखा किसने, आपका होमवर्क है। पहली जिल्द से आज पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन की खगोलीय कालचक्र 30 सालों तक मानव इतिहास लिखा गया, जबकि दूसरे वाले में क्या लिया है, अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर खत्म होती है और अगले वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हो जाता है और सलीम के सहापराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो कि अकबरनामा को 3 जिल्दों में बांटा गया है। तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। अबुल फजल जो है उनका शिष्य कौन था, एक मिनट, हाँ अब देखिए, अबुल फजल जो है उसका शिष्य कौन था, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, अबुल फजल का शिष्य था। उसने क्या लिखी, बादशाहनामा लिखी। तो अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह के रूप लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी योगदान के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं कि लाहौरी ने बादशाह के शासनकाल किसका, शाहजहां का, 1627 से 47 के पहले 2 दशकों तक पहला दूसरा दफ्तर लिखा। इसके बाद में इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के जो वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की असक्तताओं की वजह से लाहौर तीसरे जो दशक था उसके बारे में कुछ लिख नहीं पाए। और बाद में जिसे बाद में इतिहासकार नाम जिनका वारिस जो है उन्होंने इसको पूरा किया था। इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, बस याद रखो अबुल फजल का शिष्य कौन था, अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने लिखी बादशाहनामा। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवादन का जिम्मा अपने ऊपर लिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 1784 में सर विलियम जोन्स ने क्या स्थापित किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके बाद में देखिए अकबर ने क्या किया था, 1563 में तीर्थकर तथा 1564 में जाजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है। 1563 में
तीर्थकुल को समाप्त कर दिया और 1564 में जाजिया कर को समाप्त कर दिया। इसके बाद में क्योंकि यह दोनों कर जो धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे, साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। तो 1563 में जो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया और 1564 में जाजिया कर को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में देखिए 1570 के दशक में अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, किसने? अकबर ने सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए उन्होंने किसमें, अब इंपॉर्टेंट है, सफेद संगमरमर से, तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है वो किस संगमरमर से बनी हुई है? सफेद संगमरमर से बनी हुई है। एक मकबरा है ये, विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार जो बुलंद दरवाजे का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया कि वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल जो विजय की याद आए। ठीक है, इसी उद्देश्य से लिखा गया। तो याद इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनाई है, सॉरी जो मकबरा बनाया गया उनका, और मकबरा किस में था? सफेद संगमरमर से बना हुआ है। 1648 में दरबार सेना और राजसी खानदान आगरा से निर्मित नई राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। तो ठीक है, तो जो भी मुगल साम्राज्य था वो कहाँ चला गया? शाहजहानाबाद में चले गए थे। ठीक है, और ये कहाँ था? दिल्ली में था। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में देखिए गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हुमायूंनामा? तो हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की चाची थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की चाची थी। गुलबदन स्वयं तुर्की फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आपकी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी। इसके बाद में आगे जाइए, आगे थोड़ा, तो केंद्र से प्रांतीय स्वायत्तता, देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रांत है उसको क्या बोलते हैं? सूबा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो अधीनस्थों की जो श्रेणी होती है उसमें कौन कौन आता है? दीवान, बख्शी और सदर। दीवान, बख्शी और सदर इसमें आते हैं। प्रांतीय शासन का जो प्रमुख जो गवर्नर है वो सूबेदार होता था, जो प्रत्येक बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। तो बादशाह को प्रतिवेदन कौन प्रस्तुत करता था? सूबेदार। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा होता था। ठीक है, प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा होता था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाली क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। अब देखिए यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। परगना, परगना क्या है? उपजिला होता है। ठीक है, परगना उपजिला होता है। परगना स्तर पर क्या है? स्थानीय प्रशासन की देखरेख हेतु 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, कानूनों को जो राजस्व वाला करते थे, चौधरी जो राजस्व संघ का प्रभारी होता था, और काजी के द्वारा इसमें जोती जाती थी। तो क्या सवाल पूछा था यूपीएससी ने? सूबा और परगना और सरकार। तो इसका सीरीज ये बतानी थी कि पहले कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो सूबा है सबसे बड़ा, जैसे फिर सूबा कई भागों में बंटा होता है, सरकारों में बंटा होता है। ठीक है, ठीक है, तो सूबा किसमें? सरकार हो गई जैसे, और फिर सब परगना है तो सबसे उपजिला हो गया। इसको उल्टा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? परगना, सरकार और सूबा। तो सूबा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ठीक है, परगना सबसे छोटा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब्दुल कादिर बंदायूनी जो है, अब्दुल कादिर बंदायूनी, इन्होंने क्या लिखा था? उत तवारिक, मुंतखाब मुंतखाब उत तवारिक, मुंतखाब उत तवारिक। इसके बाद में आगे आ जाइए। बस एंड होने वाला है इसका ये चैप्टर, 12वीं का एनसीईआरटी है आपका। तो 1530 में बाबर के संस्मरणों की पांडुलिपि का तिमोरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनना, तुर्की भाषा में लिखी गई यह संस्मरण किसी तरह से एक तूफान से ये क्या है, मैंने बचा लिया गया था। 1587 में क्या है कि गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखने की शुरुआत की गई। 1589 में बाबर का जो स्मरण है बाबरनामा, उसका फारसी में अनुवाद हुआ। कब? 1589 में। और 1589 से 1602 में अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पर काम किया गया। 1605 से 1622 तक जहांगीर का जहांगीरनामा जो है संस्मरण लिखना,
और खुद जहांगीर ने लिखा। 1639 से 1647 तक क्या किया, लाहौरी के द्वारा क्या गया, बादशाहनामा के जो पहले दो दफ्तरों का इसमें लेखन किया गया। 1650 में क्या हुआ, लगभग 1650 के आसपास मोहम्मद वारिस के द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक की इतिवृत्तों लेखनों की शुरुआत हुई। 1668 में क्या हुआ था कि मोहम्मद काजिम के द्वारा क्या हुआ, अगर औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का आलमगीरनामा में संकलन हुआ है। औरंगजेब का किससे संबंध है, आलमगीरनामा। आलमगीरपुर एक क्या होता है, आलमगीरपुर एक जगह है, किससे संबंधित है, औरंगजेब से संबंधित है। ठीक है, तो इसको जितना हो सके उतना आप याद कर लेना, दोबारा रिवाइज करके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो हो गई भाई पूरी। वीडियो नहीं, ये सॉरी पीडीएफ हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो बेसिक इसमें क्या है कि बेसिक हिस्ट्री है। ठीक है, एनसीईआरटी है। और जो 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 डाला है पूरी एनसीईआरटी में मुझे तो यही इंपॉर्टेंट लगा, ये 12th की एनसीईआरटी थी। ठीक है, इसमें मुझे और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ लगा नहीं यार कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होता तो मैं डाल भी लेता इसमें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ मैं वो खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो खुद को ऐसा तो है नहीं है कि ब्लंडर कुछ भी पढ़ लूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी पढ़ा है, आप इस वीडियो को फिर वही है थोड़ा सा फास्टली इसको देखिएगा, लाइक 1.5x या 1.75 पे, तो इजीली आप कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा। मिलते हैं और पीवाईक्यू रिवाइज करते रहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाते हैं आराम से। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो के साथ।